नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना। वे आज दोपहर बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी सांसदों के बीच बहस के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। सरकार हवाई किराए पर नजर रखने के लिए डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत करेगी। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे की स्थिति में सुधार, यात्रियों को उड़ान के समय की ताजा जानकारी लेने की सलाह। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर गोलीबारी करने वालों की पहचान, पाकिस्तानी मूल के पिता पुत्र के रूप में हुई। हमले में मृतकों की संख्या 16 हो गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में वे जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच रहे हैं। श्री मोदी जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर वहां गए हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अब्दुल्ला और जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी अम्मान में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। भारत और जॉर्डन के बीच संबंध गहरे ऐतिहासिक जुड़ाव, परस्पर सम्मान और राजनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। 1950 में स्थापित राजनयिक संबंध पिछले 75 वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। ये संबंध क्षेत्रीय स्थिरता, विकास और बातचीत में साझा हितों को दर्शाते हैं। जॉर्डन में भारतीय राजदूत मनीष चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। हम प्रधानमंत्री का स्वागत करने को उत्सुक हैं। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को काफी गति मिलने की आशा है। वे जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य के समूचे नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। इस यात्रा से लोगों और जॉर्डन नेतृत्व के साथ संबंध और मजबूत होने की आशा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते प्राचीन समय से हैं। आधुनिक दौर में भारत की स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक सहयोग को गति मिली है और जॉर्डन पश्चिम एशिया में भारत का महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है। जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय कई अवसरों पर भारत आ चुके हैं, जिसमें वर्ष 2018 की उनकी ऐतिहासिक यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा लगभग 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। जॉर्डन में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर काफी उत्सुक हैं। मेरा नाम जॉबी मैथ्यू है। मैं 20 साल से अधिक समय से जॉर्डन में रह रहा हूँ। काफी लंबे वक्त के बाद हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर हम बेहद उत्सुक हैं। जॉर्डन में रह रहे भारतीयों के लिए ये गर्व का क्षण है। मैं कन्नूर से हूँ। भारतीय समुदाय के सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। हम उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और सुदृढ़ होने तथा मित्रता और सहयोग के बंधन को मजबूती मिलने की आशा है। अम्मान से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इथियोपिया जाएंगे। वे इथियोपिया में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी बुधवार को ओमान पहुंचेंगे। इथियोपिया में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर इथियोपिया के भारतवंशियों के अलावा स्थानीय लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। 2011 के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इथियोपिया दौरा है। इस विशेष दौरे में हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जिन विषयों पे दोनों देश की आम सहमति है उस पे चर्चा हो और इसे हम आगे लेकर के बढ़ सके। भारत की प्रबल समर्थन के वजह से 3 वर्ष पहले इथियोपिया ब्रिक्स का मेंबर बन सका। ब्रिक्स एक हमें नया प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से दोनों देश अपने संबंधों को रीजनल कोऑपरेशन के लेवल पे आगे लेकर जा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए इथियोपिया में अदीस अबाबा की प्रमुख भारतीय व्यवसायी महिला और हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान महिला मुद्दों पर आयोजित पैनल की सदस्य मैत्री जोशी ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इथियोपिया और भारत की संस्कृति एक जैसी है।
Ethiopia and India together share a lot of cultural similarities. यहाँ का खाना, यहाँ के जो तौर तरीके हैं जो बचपन में हमें घर में सिखाए जाते हैं ट्रेडिशनली, कि बड़ों को आदर करना, एक साथ एकजुट रह कर परिवार में रहना, यहाँ पे भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। उस वजह से एज इंडियंस हमारे लिए यहाँ पे बहुत आसानी से ढलना बहुत इजी हो जाता है, और इनके लिए भी हमें बहुत इजीली अडॉप्ट करना दोनों की तरफ से बहुत आसान हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी सांसदों के बीच बहस के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई है। कल नई दिल्ली में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में ये मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष दोनों लोकसभा राज्यसभा में देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोपहर 12 बजे के बाद फिर शुरू हुई तो विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए और आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी सदन चलाना नहीं चाहती। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का मुद्दा उठाया। शोरगुल जारी रहने पर सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कार्यवाही शुरू होते ही सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से माफी की मांग की। नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना, एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कांग्रेस की सोच और मानसिकता को दर्शाती हैं। हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता और संस्कृति को दर्शाती है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता का विश्वास जीतने में विफल रहा है और इसलिए वे ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनकी यही भाषा है, उनकी यही संस्कृति है। अब इसी संस्कृति पर वो देश का पर राज करने का सपना देख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुफ्त ऑफर किया है, टिप्स तो लीजिए कि कैसे जनता का विश्वास तो मिल नहीं रहा है। अब यही सब तरह का अनर्गल आरोप जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि रैली के दौरान मंच से किसी ने भी ऐसी टिप्पणी नहीं की। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरोप निराधार हैं। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत करेगी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नायडू ने बताया कि घरेलू मार्गों के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के किराए की भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किरायों में बढ़ोतरी पर मंत्रालय सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे डीजीसीए में है उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है।
दिल्ली हवाई अड्डे पर रनवे की दृश्यता में सुधार हुआ है और उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। हालांकि उड़ानों के प्रस्थान और आगमन पर कुछ असर पड़ सकता है। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को परामर्श जारी कर ताज़ा जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहने का आग्रह किया है। बताया गया है कि कर्मचारी टर्मिनल के विभिन्न आवागमन क्षेत्रों में यात्रियों की सहायता के लिए मौजूद हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा है कि सिडनी बॉन्डी बीच में गोलीबारी करने वाले हमलावरों की पहचान पिता पुत्र के रूप में की गई है। ये मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर से हैं। इनमें से एक बंदूकधारी 50 वर्षीय साजिद अकरम को पुलिस ने हमले के दौरान ही गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि उसका बेटा 24 वर्षीय नवीद अकरम घायल हो गया। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से फोन पर बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने बॉन्डी बीच आतंकी हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की और ऑस्ट्रेलिया को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ 16वें संयुक्त आयोग और 5वें रणनीतिक संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर इजरायल जाएंगे और इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय परामर्श करेंगे। भारत ने कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 11वें संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन मंच में वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों और धार्मिक सौहार्द के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और गठबंधन के मित्र समूह के साथ उच्च स्तरीय बैठक में ये बयान दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बदलती जीवन शैली के बीच हड्डियों के स्वास्थ्य की देखभाल पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता हड्डियों से संबंधित बीमारियों के लक्षणों, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331 0481, 011-237-17117, 011-237-1706 और 011-233-14444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि भारत रणभूमि दर्शन के अंतर्गत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 2 सीमावर्ती स्थलों चोला और डोकला को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। भारत रणभूमि दर्शन रक्षा और पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देना और दूर दराज के सीमावर्ती गांवों में रह रहे लोगों की आजीविका को बढ़ाना तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सह प्रभारी भी नियुक्त किया है। श्री राजकुमार गोयल ने आज मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में श्री गोयल को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार स्क्वॉश विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचने पर भारतीय स्क्वॉश टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्क्वॉश खिलाड़ियों ने अपने समर्पण, अनुशासन और निष्ठा के साथ देश को गौरवान्वित किया है। गृहमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन नई प्रतिभाओं को प्रेरित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना। वे आज दोपहर बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी सांसदों के बीच बहस के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। सरकार हवाई किराए पर नजर रखने के लिए डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत करेगी। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे की स्थिति में सुधार। यात्रियों को उड़ान के समय की ताज़ा जानकारी लेने की सलाह। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर गोलीबारी करने वालों की पहचान पाकिस्तानी मूल के पिता पुत्र के रूप में हुई। हमले में मृतकों की संख्या 16 हो गई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।